नमस्कार, जी दिल्ली एनसीआर हरियाणा देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। देश की राजनीति में इस वक्त कुछ न कुछ घटित हो रहा है, जिसको लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने हैं। कई मामलों में जो इशू हैं उसके खिलाफ कोई बोल तो नहीं रहा, लेकिन टाइमिंग को लेकर बड़ी सवाल खड़े हो रहे हैं। उन्हीं में से एक मसला है लोकसभा के सदस्यों की संख्या बढ़ाना, जिसको लेकर अब चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है और जिस तरीके से सीटों की संख्या बढ़ाने की बात हो रही है उस पर कहीं ना कहीं विवाद भी हो रहा है। तो विवाद क्या है और क्या इसका राजनीतिक फायदा लेने की कोशिश हो रही है? जो टाइमिंग है वो किस तरीके का है? क्या उस पर प्रश्न चिन्ह खड़े किए जाने चाहिए? ये तमाम पहलू हैं जिस पर आज हम बात करेंगे, क्योंकि सवाल दिल्ली का है। केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार ने लोकसभा में सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव रखा है। केंद्र सरकार के इस कदम का उद्देश्य लंबे समय से लंबित महिला आरक्षण कानून को लागू करना, साथ ही परिसीमन का नया चरण शुरू करना है। ये बदलाव 2029 के लोकसभा चुनाव से प्रभावी होने की उम्मीद है, जबकि विपक्षी दलों की ओर से सरकार की परिसीमन पहल को चुनौती देने की पूरी तैयारी में है। ऐसे में सवाल है कि क्या सांसदों की बम्पर भर्ती यानी लोकसभा में सीट बढ़ने से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान? केंद्र सरकार भारतीय लोकतांत्रिक ढांचे में बड़े बदलाव की दिशा में आगे बढ़ती दिख रही है। संविधान 131वां संशोधन विधेयक 2026 के जरिए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों के पुनर्समायोजन, निर्वाचन क्षेत्रों के नए परिसीमन और महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण को जल्द लागू करने का रास्ता साफ करने की कोशिश की गई है। इसके तहत लोकसभा की सीटें 850 तक करने का प्रस्ताव है। लोकसभा सीटों को बढ़ाकर 850 करने का प्रस्ताव, राज्यों के लिए लोकसभा की 815 सीटों का प्रस्ताव, 35 सीटें केंद्र शासित प्रदेशों के लिए प्रस्तावित, 850 में से 273 सीटें महिलाओं के लिए होंगी आरक्षित। इस बदलाव से राज्यसभा की सीटों की संख्या भी बढ़ेगी। वहीं अब सवाल ये है कि सीटों के नए गणित से आखिर क्या बदलेगा? हर राज्य की सीटों में 50% की बढ़ोतरी, महिला आरक्षण के बाद यूपी को ज्यादा फायदा। यूपी में लोकसभा सीट 80 से बढ़ाकर 120 हो जाएगी। महाराष्ट्र में लोकसभा सीट 48 से बढ़कर 72 सीटें होंगी। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीट 42 से बढ़कर 63 होगी। बिहार में भी लोकसभा सीट 40 से बढ़कर 60 हो जाएगी। तमिलनाडु में लोकसभा सीट 39 से बढ़कर 59 पहुंच जाएगी। कांग्रेस और उसके सहयोगियों का तर्क है कि दक्षिण भारत की सीटें कम होंगी और उत्तर भारत की सीटें बढ़ेंगी। यूपी और केरल के बीच सीटों का मौजूदा अंतर बढ़ सकता है। इस समय तमिलनाडु में 39 सीट्स हैं, 39 सीट हैं, और उत्तर प्रदेश में 80। तो अगर आप 50% बढ़ाओगे तो 80 से 120 हो जाएंगी, और तमिलनाडु की 39 से हो जाएंगी 59। तो पहले जो अंतर था वो केवल था 41 सीटों का, अब अंतर हो जाएगा 61 सीटों का। तो हर प्रदेश में अगर ये आंकड़े रखोगे तो नॉर्थ इंडिया में अंतर बढ़ाएगा सीटों का। हाँ, और इसलिए फायदा इनको होगा, राजनीतिक फायदा होगा। सवाल यह है कि दक्षिण के राज्यों में सीटें कम होने से क्या विपक्ष को झटका लगेगा? विपक्ष को नारी शक्ति बंधन अधिनियम में साजिश क्यों दिखी? इन सवालों का जवाब जनता जानना चाहती है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए आज की इस चर्चा की हम शुरुआत करें। उससे पहले जो हमारे प्रश्न, हमारे सवाल हैं उन पर नजर डाल लेते हैं, जिसमें सबसे पहला और महत्वपूर्ण सवाल है, लोकसभा में सीटें बढ़ाने का प्रस्ताव क्या है? ये पहला सवाल है। दूसरा सवाल, विपक्ष जो विरोध कर रहा है आखिर उसकी वजह क्या है? तीसरा प्रश्न, दक्षिण के राज्यों में सीट कम होने से क्या विपक्ष को झटका लगेगा? ये हमारे प्रश्न हैं, हमारी जिस पर आज हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे।
चलिए सीधे रुख कर लेते हैं अपने मेहमानों का जो इस वक्त इस चर्चा में मेरे साथ जुड़े हैं। पहले उनसे आपका परिचय करवा देते हैं, उसके बाद इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। शुभेंदु शेखर अवस्थी, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के चर्चा मेरे साथ जुड़ चुके हैं। वैभव श्रीवास्तव, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुके हैं। और आदेश भारद्वाज जी हमारे साथ जुड़े हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले शुभेंदु जी आपसे ही शुरू करता हूं। सवाल ये पूछा जा रहा है कि डिलिमिटेशन तो होना था और सीटें भी बढ़नी थी, लंबे समय से प्रस्ताव था, और महिला आरक्षण का जो मसला है वो भी प्रस्तावित था। कानून तो पहले ही पास हो चुका है, लेकिन लगता है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार थोड़ी जल्दी में है। जो चीज़ 10 सालों में होना था, अब एक लक्ष्य रख लिया गया कि उसको हम 4-5 सालों में ही पूरा करेंगे। तो टाइमिंग ऐसे ही किसी को कोई परेशानी नहीं है अभी मोटे तौर पर। एक अगर साउथ वाले स्टेट्स के जो इश्यूज हैं उसको अगर रख दें तो बाकी किसी को कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइमिंग को लेकर सवाल पूछा जा रहा है। अब थोड़ा लेट करते धर्मराज जी, तब यही लोग कहते कि इतना लेट क्यों कर दिया। मेरा ये कहना है कि अभी उन्होंने ये कहा कि विपक्ष इस समय साउथ में है तो 4 महीने के बाद नहीं हो सकता हो, हम पक्ष में आ जाएं और जो बाकी लोग हैं इस समय जो पक्ष में है वो लोग विपक्ष में चले जाएं। ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में किसकी सरकार कहाँ है, इन सब विषयों को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं करनी चाहिए। आज हम नॉर्थ इंडिया में ज्यादा हैं तो हो सकता है कि हम कल साउथ इंडिया में भी हो जाए। तो ऐसी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरा मानना है कि जो इस देश को मूलभूत परिवर्तन करने हैं, जैसे नारी वंदन अधिनियम के माध्यम से हम इसको लगभग 33% तक महिलाओं का पार्टिसिपेशन करना चाहते हैं, तो कर रहे हैं। पॉपुलेशन का बर्डन बढ़ा ही है। पॉपुलेशन 25-30 सालों में कितना बढ़ गया है आपको मालूम है। उस पॉपुलेशन को ध्यान में रखते हुए यदि संख्या बढ़ाई जानी है तो मेरे को लगता है एक अच्छा चीज है। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं। विपक्ष क्या कहेगा कि क्यों नहीं होना चाहिए, कोई भी एक रीजन बता दे। अभी क्यों होना चाहिए इसका कारण भी नहीं बता सकते। कोई ये कह रहा था हमसे आज किसी डिबेट में धर्मराज जी कि चुनाव है कलकत्ता के इसलिए ये कानून अभी लाना चाहते हैं। भाई कलकत्ता के चुनाव के लिए, वेस्ट बंगाल के चुनाव के लिए ये कानून की आज होना या आज से 15 दिन बाद होने में कोई फर्क नहीं। फिर उधर से उत्तर प्रदेश के चुनाव आ जाएंगे, चुनाव तो आते ही रहते हैं। मेरा ये कहना है सब लोगों कि जो देश का मूलभूत परिवर्तन होना है उसको होते रहना चाहिए, और हम इसी को कह रहे हैं कि एक अच्छे दिशा की ओर बढ़ रहा है। महिलाओं का सम्मान होना चाहिए और इसीलिए उनके सम्मान के लिए, उनकी वंदना के लिए ये कानून लाया गया है। और विपक्ष को इसमें हमारा सहयोग देना चाहिए, जिससे आने वाली संतति ये याद रखे कि जब इतना बड़ा चेंज हुआ तो विपक्ष और पक्ष मिलके इस चीज के ऊपर साथ में था। ठीक है वैभव, आम आदमी पार्टी की तरफ से बहुत ज्यादा अभी कुछ बोला नहीं जा रहा है इस मामले पे। हालांकि विप जारी हुआ है आप लोगों की तरफ से 3 दिन के लिए, लेकिन डिलिमिटेशन पे कुछ नहीं कहा जा रहा। और जो इश्यूज विपक्ष की तरफ से उठाए जा रहे हैं, बीजेपी की मंशा पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं, आम आदमी पार्टी का स्टैंड क्या है वो मैं समझना चाह रहा हूँ। क्या है ये पूरे मामले पर, विवाद पर, जिसको लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं। धर्मराज जी, सबसे पहले आपको नमस्कार, आदेश जी को नमस्कार, वंशु भाई को नमस्कार, और जो भी दर्शकगण प्रोग्राम देख रहे हैं उनको मेरा नमस्कार। धर्मराज जी, इतनी बहुत सरल चीज है कि विपक्ष और देश की क्या डिमांड है, और मैं ये कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी खुद और नरेंद्र मोदी जी खुद बहुत कंफ्यूज्ड पार्टी है, और उसका रीजन है, उसका मैं बहुत एग्जाम्पल के साथ आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले तो एक मत से पूरे विपक्ष ने महिला आरक्षण को एक तरफा सपोर्ट किया है। जब यह बिल 2023 में आया था, आपने तब भी देख लिया था, सभी लोगों ने पार्टी लाइन से सब, बिकॉज ब्रॉडली कंसेंसस इस पे बना हुआ था। जब 2023 में ये कानून लाया गया
उस समय मुझे याद है बिना किसी लॉजिक के नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने एक कंडीशन डाल दी थी। यह शर्त ये थी कि यह तभी लागू होगा जब नई जनगणना के आंकड़ों के आधार पर परिसीमन होगा। ये एक कंडीशन 2023 के कानून में नरेंद्र मोदी जी की कंफ्यूज्ड सरकार ने लिया है। अब जो भारतीय जनता पार्टी क्या करना चाह रही है कि वुमेन रिजर्वेशन की आड़ में वुमेन नारी का वंदन छोड़ के इन्होंने सारा काम किया है। इन्होंने वुमेन रिजर्वेशन के नाम पे डिलिमिटेशन की जो बात की है, इक्वल रिप्रेजेंटेशन, उसको पूरी तरीके से उसकी धज्जियां उड़ा दी हैं। इन्होंने अपने खुद के 2023 में जो प्रस्तुत कानून था महिला आरक्षण का, उसमें नई जनगणना के अनुसार रिजर्वेशन देने की बात की थी और अब उसका कोई जिक्र ही नहीं है। गवर्नमेंट ने स्पष्ट तौर पे कहा था कि डिलिमिटेशन में करंट रेशियो और रिप्रेजेंटेशन सभी राज्यों के बरकरार रखे जाएंगे। उसकी इस बिल ने कलई खोल दी है। इस बिल में उसका कहीं कोई जिक्र ही नहीं है। इस चीज को फंडामेंटली ये अभी उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम की बात ही नहीं है। फंडामेंटली इस इशू में सरकार ने किस कंसेंस, जब तक आपके पास जनगणना के तुरंत आंकड़े नहीं होंगे, आप किस बेसिस पे सीटों को लोकसभा की या राज्यसभा की बढ़ा के ले जाएंगे? किस बेसिस पे आप लेकर जाएंगे? आपके पास जो आपके पास बेसलाइन होना चाहिए। आप जब भी कोई कानून बनाते हैं आपके पास बेसलाइन होती है, आपके पास बेसलाइन ही नहीं है। आपके पास तुरंत के इस समय के आंकड़े नहीं है। फॉरगेट अबाउट इक्वल रिप्रेजेंटेशन और रेशियो संविधान का मूलभूत सिद्धांत है। चाहे वो कोई भी राज्य हो, उसका इक्वल रिप्रेजेंटेशन और रेशियो होना चाहिए। लेकिन इसके बाद भी आप देखें कि आपके पास जो बेसलाइन है, मतलब जो करंट मौजूदा जनगणना के आंकड़े हैं, वो आपके पास है ही नहीं। आप किस बेसिस पे लेकर आएंगे? किस बेसिस पे डिलिमिटेशन करेंगे? इसलिए विपक्ष कह रहा है कि ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार की मंशा ही नहीं है लाने के लिए। आपकी मंशा 2023 में पूरे विपक्ष ने एक साथ आप जानते हैं, धर्मराज जी, तो सरकार भी जानती है ना, ये संविधान संशोधन है, 2/3 बहुमत चाहिए। बिना ये पास ही नहीं करवा सकते बिना विपक्ष को ऑन बोर्ड किए हुए। इस तरह की चीजें क्यों लेकर आ जाते हैं? जब तक एक ब्रॉड कंसेंसस, आपने सर्वदलीय बैठक क्यों नहीं बुलाई इस मुद्दे पर? सबको एक आप जब इस तरह का मसौदा तैयार होता है संविधान को लेकर या संविधान में कोई संशोधन को लेकर, स्वाभाविक प्रक्रिया क्या है कि सभी दलों से, सभी राजनीतिक पार्टियों से ऑन अ टेबल, सिंगल टेबल बैठकर बात होती है ताकि कंसेंसस बन सके, तभी तो संविधान संशोधन पारित होगा। सरकार के पास तो नंबर है नहीं। आप किस बेसिस पे, आपने जो मूलभूत विचार है आपने उनको सुना, कंसेंसस सेंसस का डेटा नहीं, आपके किस बेसिस पे आप करेंगे? इसलिए मैं कह रहा हूं ये नारी वंदन छोड़ के बाकी सारा काम भारतीय जनता पार्टी के इस खोखले बिल के द्वारा किया जा रहा है। आदेश जी बताइए सर। हाँ जी, शुभेंदु जी कुछ कह रहे हैं, क्या बोल लीजिए आप जल्दी से। पहला देखिए, ये कब लागू हो रहा है वैभव भाई? ये आज नहीं लागू हो रहा, ये 2029 के चुनाव के लिए है। और दूसरा चीज, उसका जो जनगणना है वो ऑलरेडी 15 मई से पूरा प्रोसेस कल से चालू हो गया इनफैक्ट, और बाकी प्रोसेस हो जाएगा और भी उस समय तक पूरा। पता नहीं आप कंफ्यूज क्यों है? खाली ये बताइए कि कल जो बिल आ रहा है उसके आप पक्ष में हैं या विपक्ष में हैं? कल उसके फेवर में वोट देंगे या उसके अपोजिशन में वोट देंगे? मेरे को मालूम है कि यदि आप ये कहते हैं कि हम उसके फेवर में देंगे तो अभी आपको नॉलेज नहीं है, और यदि आप बोलेंगे हम उसके विरोध में बोलेंगे तो भी आपको नॉलेज नहीं है, क्योंकि अभी तक आपकी पार्टी ने तय नहीं किया है। फिर भी आप ये चूंकि प्रवक्ता हैं, पार्टी की सब जानकारी रखते हैं, तो मैं ये जानना चाहता हूं वैभव भाई, यहाँ क्लियर करिए, जो बिल कल आ रहा है उसके पक्ष में आप वोट डालेंगे या विपक्ष में वोट डालेंगे? खाली इतना से इन्फॉर्म कर दो। हाँ जी वैभव, मैंने बहुत स्पष्ट एक चीज बोली और आप शायद शुभांशु भाई आपने वो सुना नहीं, मैं वापस से रिट्रेट कर देता हूं।
आपने स्पष्ट तौर पे, आप जब महिला आरक्षण की बात हुई थी, आपने 543 सीटों पर महिला आरक्षण क्यों नहीं लागू किया, त्वरित लागू क्यों नहीं किया? आप बिना सेंसस के डेटा के, बिना, नहीं एक सेकंड, 2023 में पारित हो चुका है ना कानून। कल क्या करेंगे? क्वेश्चन ये है, लागू क्यों क्या करेंगे? आप गोल गोल मत का डेटा, आप गोल मत घुमाओ। नहीं मैं तो पूछ रहा हूँ ना, आप सेंसस का डेटा शेयर कीजिए। सेंसस के डेटा के बिना आप 33% आरक्षण बिल्कुल लागू नहीं कर सकते। वैभव, मैं ये मानूं, ठीक है आप ये कह रहे हैं कि डाटा नहीं है, ठीक है अब बात को समझ नहीं मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ धर्मराज जी, इसका मतलब है सेंसस का डाटा नहीं है जो 27 तक पूरा हो जाएगा। आप कल इसके विरोध में डेटा है आपके पास? ठीक है, नहीं एक सेकंड, आपके पास कहाँ डेटा है? डालेंगे क्या? नहीं बोल रहे आप डेटा कहाँ है आपके पास? सेंसस का डेटा नहीं, टाइम सरकार ने कौन सी टाइमलाइन, नहीं सरकार ने कौन सी टाइमलाइन दी है? एक सेकंड वैभव, बिना गोल मत घुमाओ। कल आम आदमी पार्टी इसके पक्ष में डालेगी या विपक्ष में डालेगी, ये क्लियर होना चाहिए। चलिए ठीक है आदेश भारद्वाज जी, एक बात बताइए सर, बता तो रहे, ये जो मसौदा है, जैसा वैभव ने बताया कि सब लोगों ने एक सुर में इसको सपोर्ट किया, लेकिन आज इंडिया ब्लॉक की बैठक हुई थी। अब उसको इंडिया ब्लॉक बोलना सही होगा या नहीं, आई डोंट नो। ठीक है पता नहीं क्योंकि उस बैठक में राज्यसभा में टीएमसी की राज्यसभा मेंबर बैठी हुई थी, अब बंगाल में फिर टीएमसी और कांग्रेस आमने सामने लड़ाई लड़ रही है। अब उसको कैसे, राज्य विपक्ष बोल दीजिए ना। हाँ, इतना टिपिकल नहीं है, विपक्ष बोल दीजिए। नहीं सर, उसमें आया था इंडिया ब्लॉक की बैठक जो नहीं हम बोल रहे हैं ना, हम भी उसमें थे, हम विपक्ष में है ना। हाँ हम तो बोल रहे हैं ना, इंडिया ब्लॉक की मीटिंग नहीं थी, विपक्ष की मीटिंग। आम आदमी पार्टी नहीं था ना उस बैठक में, आज जो खड़गे जी ने बुलाया था उसमें नहीं था आम आदमी पार्टी। तो भैया वैभव जी कहाँ थे आप? बैठक में नहीं थे आप लोग। आदेश जी ये बताइए, क्या तकलीफ है, क्या दिक्कत है इससे? जब 2023 में आपने कहा और बीजेपी कह रही है कि जो चीज 2-4 साल बाद होना था 4 साल पहले हो गया, क्या तकलीफ, क्या दिक्कत है उसमें? धर्मराज जी, इस पार्लियामेंट की कुछ परंपराएं हैं और कुछ माइलस्टोन तय किए हैं हमने, और कम से कम उन माइलस्टोनों को दुनिया ने उस पे काम किया है, अमल किया है, उस तरह से काम करने का प्रयास करते हैं। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की, मोदी जी की सरकार आई है, ये जो तमाम माइलस्टोन, बहुत सारी चीजें जो हमने अर्जित की हैं, जो हासिल की हैं, उनको चकनाचूर करने का कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी करती है। मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ आपको कहना चाहता हूं कि 5 राज्यों के चुनाव थे, स्पेशल सेशन 14, 15, 16 के लिए बुलाया गया। जब इस सेशन को बुलाया गया तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियों ने ये कहा था कि चुनाव के बीच में सेशन की आवश्यकता नहीं, और कम से कम स्पेशल सेशन की तो आवश्यकता है ही नहीं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ किसी की बात ना मानना, जो पहले से माइलस्टोन बने हुए हैं उनको धराशायी करना, और ये सिर्फ दिखाना कि हम सबसे बड़े तानाशाह हैं, ये दर्शाता है, ये इनका आम चरित्र हो गया भारतीय जनता पार्टी का। और ये मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि जब महिला आरक्षण बिल आया सबने समर्थन किया, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन लोगों ने ये भी कहा था कि 2024 से लागू हो, कि नहीं 2029 से करेंगे। अभी जनगणना कराई नहीं है, SIR हो रहा है, अब जनगणना होगी। सच्चाई ये थी कि जनगणना का रूटीन था, चुनाव करा लिए थे पिछली बारी वेस्ट बंगाल में, लेकिन देश में जनगणना नहीं हो सकती। चुनाव के लिए भी कहा गया था कि वेस्ट बंगाल का चुनाव पोस्टपोन कर देना चाहिए। बहुत सारी चीजें आई थी, लेकिन नहीं, चुनाव समय पे होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने अपना कुछ गणित बैठा रखा होगा, वो तो ये जाने अवस्थी जी बताएंगे। लेकिन जो है देश के लोग मर रहे थे, देश के फिजिक्स भी हमारी है, केमिस्ट्री भी हमारी है। प्रधानमंत्री जी पीएम केयर फंड के अंदर पैसा ले रहे थे और उसका कोई हिसाब मांगे तो पता चला कि पीएम केयर फंड भारत सरकार का नाम के 4-5 व्यक्तियों का व्यक्तिगत संपत्ति बन गया है। वो व्यक्तिगत संपत्ति बन गया 4-5 देश के लोगों की, जो है जो पीएम केयर फंड, जिसका पता प्रधानमंत्री कार्यालय, जिसके ऊपर अशोक का चिन्ह लगा हुआ है, जिसके ऊपर भारत सरकार के 5 मंत्रियों के नाम लिखे हुए हैं, वो उनकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी बन गया है। ये इस देश में पहले कभी नहीं देखा गया। इस देश में प्रधानमंत्रियों ने, मंत्रियों ने
और उनका अनुसरण करते हुए देश के लोगों ने समय समय पे देश की मदद के लिए अपनी संपत्तियों को न्यौछावर किया है। ये भारत के पार्लियामेंट की खूबसूरती रही है। जब भी प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट से आगाह किया कि मुझे ये आवश्यकता है, लोग तो उसकी मदद करते थे। लेकिन ये ऐसे प्रधानमंत्री बने कि जिन्होंने कोरोना में जब घर घर लाशें बिसरी थी तब एक अनुरोध किया कि मुझे इसमें पैसा चाहिए लोगों की जरूरतों को पूरा मदद करने के लिए। ऑलरेडी पहले से 500 करोड़ रुपए का पीएम केयर फंड था, लेकिन एक नया पीएम केयर फंड बनाया गया। 10,500 करोड़ रुपए से ज्यादा का पैसा अर्जित किया गया और उसके अंदर तमाम सरकारी कर्मचारियों ने। आदेश जी, मुझे लगता है कि आपको सब्जेक्टिव रहना चाहिए। अब छोड़िए, अब उस पे क्या, अब आदर्शवाद की बात करके क्या फायदा? आदर्श तो कहीं नहीं दिखता। इसलिए मैंने तो कहा कि जहां ये कानून बनते हैं वहां आदर्श स्थापित हुए हैं। वो आदर्श, उन आदर्शों को कुचला जा रहा है, उन आदर्शों को कुचला जा रहा है। ये तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। अभी अवस्थी जी पूछ रहे थे कल क्या करोगे? कल भी लोकतंत्र को बचाने का, हिंदुस्तान के लोगों की बातों को रखने का, इस सरकार को तमाम सर मैं चाहता हूं आदेश जी, आप इसमें कुछ नहीं जैसे जैसे डिलिमिटेशन सर और यही हमारा दायित्व है। सरकार में 100 सीटें रहे, 50 रहे, 400 हो जाए, लेकिन अपना दायित्व यही है। देश को कुर्बानी देके सींचा था। आदेश जी, मुझे लगता है ना कि जब मैं बहुत सब्जेक्टिव पूछ रहा हूं, वैभव ने जैसे जवाब दिया, एक सब्जेक्टिव बात उन्होंने कही। आप जिस तरीके, जब आप आदर्श के तराजू पे तोलेंगे तो सिर्फ बीजेपी उसमें नहीं तोलाएगी, उसमें सारी पार्टियां तोलाएंगी। और जब सारी पार्टियां उसमें तोली जाएंगी तो कोई ऐसा नहीं है कि उसमें एक बीजेपी दोषी होगी, बाकी पाक साफ हो जाएंगे। यही देश का दुर्भाग्य है कि आप सबको बराबर तोल देते हैं। बराबर तो एक व्यक्ति की 4 संतानें नहीं होती। आप तमाम राजनीतिक पार्टियों को आपने यही तो किया है कि जो ये पाप करते हैं, इससे पहले भी सरकारों के पाप बताने लगते हैं। मैं बताऊंगा पाप का अंतर क्या होता है। मैंने बताया पीएम केयर फंड में कि पाप नहीं किया हमने, पाप इस सरकार ने किया है। मैं बता रहा हूं आपको जो है प्रधानमंत्री ने सर ठीक है, आपका गुस्सा जायज है सर, आपका गुस्सा ठीक है। मैं ये कह रहा हूँ सब्जेक्टिव रहिए। जिस मुद्दे पे बात कर रहे हैं आप उस मुद्दे पे नहीं, आपने 3-4 मिनट में उस मुद्दे को छोड़ के आपने सारी बातें कह दी। इन्होंने एक पे लेके आगे और उस एक को भी लूट रहे हैं, उसको भी ठग रहे हैं, और आप हमारी तुलना इन चोरों से कर रहे हैं। माफ करना पड़े, दुख के साथ करना पड़ता है। हमारी तुलना इनसे कर रहे हैं जिन्होंने देश की आजादी के लिए एक नाखून तक नहीं कटवाया। आज हर चीज का सर्टिफिकेट देश में। ठीक है आदेश जी, मैंने कहा ना सर, आपके गुस्से का पूरा सम्मान है, आप बहुत वरिष्ठ हैं, बहुत अच्छे से बात करते हैं, तो आपके शान के खिलाफ मैं कुछ नहीं बोलूंगा। लेकिन मेरा बस बात घूम फिर के वहीं पे आती है कि आदर्शवादी बात नहीं, जो लोग आपके साथ खड़े होंगे वो आपसे कॉन्क्रीट चाहते हैं कि डिलिमिटेशन हो या ये जो आरक्षण का मसला हो, उसमें आप कॉन्क्रीट एक लाइन में बताइए कि हमें आपत्ति क्यों है, किस वजह से है। बाकी तो दुनियादार जहान की बातें होती रहती हैं। धर्मराज जी, डीलिमिटेशन का प्रोसीजर हर 20 साल के बाद है। हम डीलिमिटेशन करते हैं, सीटों की जनसंख्या और तमाम चीजों को उसमें आंकलन किया जाता है, और उसके साथ साथ कम से कम अपने फेडरल स्ट्रक्चर को भी मजबूत करते हैं। इस देश को बचाना है, इसकी पार्लियामेंट से राज्यों को मजबूत किया जाता है। पहली बारी इस पार्लियामेंट से राज्यों को कमजोर किया जा रहा है। जो सोनम वांगचुक जी को देखा, उन्होंने क्या किया, क्या दोष था कि उनके राज्य को जितनी शक्तियां थी वो शक्तियां तमाम चुनाव के प्रचार में कहा गया कि आपको और शक्ति देंगे, उनके उस शक्तियां पहले से कम कर दी। यही तो दिक्कत थी। अब इशू आ जाता है कि एक प्रोग्राम देश में चला जनसंख्या नियंत्रण के लिए। मेरे को एक मिनट का समय दीजिएगा। दूंगा। राज्यों ने अपने यहाँ जनसंख्या पे रोक लगाई, और जनसंख्या पे रोक लगाई, जो भारत सरकार का कार्यक्रम था उसका अनुसरण किया, उसकी पालना कराई। नॉर्थ के अंदर हम उतना अच्छे से नहीं कर पाए, कहीं ना कहीं हम सबका फेलियर रहा होगा, जो भी सरकार में थे। मैं नहीं कहता कि हमारा नहीं रहा, लेकिन नॉर्थ के अंदर कहीं ना कहीं जनसंख्या पे वो कंट्रोल नहीं था जो साउथ के लोगों ने लगाया। तो जिन्होंने भारत सरकार के स्कीम को माना, स्कीम को अच्छे से चलाया,
तो उनको उसकी चलिए, ठीक कमजोरी है। नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, मिलनी ये चाहिए। बात आई, ये एक दमदार पॉइंट है जो आपने सबसे आखिर में कहा कि दक्षिण भारत के राज्यों के जो कंसर्न है, हाँ वो लोग हैं, बिल्कुल विवेक का इस्तेमाल। आपके इस बात के साथ मैं स्टैंड करता हूं, मेरी सहमति है आपकी इस बात से। ठीक है, मैं निरंजन पोद्दार जी भी हमारे साथ जुड़ गए, राजनीतिक विश्लेषक है। सर मैं आपके पास आता हूं, उससे पहले शुभेंदु भाई कुछ कहना चाहते, 30 सेकंड बोल लीजिए सर जल्दी से। मैं भैया आज इसी में बता देता हूं, और भरद्वाज जी पूरा ध्यान से सुनिएगा। सोनिया गांधी जी ने इस फंड का उपयोग किया और राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया। आपको मालूम नहीं है? इतना लंबा लंबा कहानी सुना रहे हो सबको, इसके कारण चेंज किया गया। और इसलिए कम से कम आप इस सब विषयों को लेके मत आओ। यदि इस विषय को लेके आओगे तो जवाब देना पड़ेगा। राजीव गांधी फाउंडेशन जिसमें आपने बिना पूछे पैसा दिया, क्या हिम्मत थी? राजीव गांधी फाउंडेशन को क्यों पैसा दिया गया? आज बता के जाना यदि आपको मालूम हो, नहीं तो दोबारा इस तरीके का विषय इतने ज्यादा गर्मी के साथ बोलने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ जी बोलिए धर्मराज जी। हाँ निरंजन जी, मुझे सर थोड़ा टाइम दीजिएगा, 30 सेकंड वैभव बोल। हाँ वैभव बोलेंगे। निरंजन जी मैं आपको पूरा टाइम दूंगा सर। हाँ वैभव बोल लीजिए। भारत के नियम और मैं आदेश जी आपके पास आता हूँ, आदेश जी आता हूँ, आदेश जी 1 मिनट। राजीव गांधी फाउंडेशन क्या था? यहाँ जवाब दो आप। ठीक है, अब आपकी चोरी पकड़ी गई, तो ठीक है शुभेंदु भाई, हो गया आपके कंसर्न आ गए, कुछ भी बोलोगे। ठीक है बना बैठा हुआ है। ठीक है। हाँ बोलिए आदेश जी। वैभव 30 सेकंड आता हूँ, वैभव 30 सेकंड। मैं आपके पास आ रहा हूँ वैभव, मैं निरंजन जी के बजाय उसके पहले आपसे कमेंट ले लूंगा। हाँ जी। कर दिया क्योंकि वो गलत तरीके से फाइल किया गया था। ये हमारा राजीव गांधी फाउंडेशन का पैसा दे दिया आपने। चलिए ठीक है वैभव ठीक है सर 1 मिनट, मेरे साथ एक और मेहमान है, उनका कमेंट अभी तक नहीं आया। वैभव जल्दी से 30 सेकंड बोल लीजिए, फिर निरंजन। मैं बस एक बुनियादी पॉइंट, एक क्वेश्चन ऐड कर रहा हूँ ताकि ये डिबेट सकारात्मक हो जाए। कि देखिए, राजीव गांधी पीएम केयर फंड में फंसेंगे तो पीएम केयर फंड में कौन चोरी चुट्टाई कर रहा है इसकी हम बात नहीं करते हैं यहाँ पर। 2000 एक फंडामेंटल क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपको भी ध्यान देना चाहिए धर्मराज जी, और विपक्ष बहुत स्ट्रांगली इस बात को कह रहा है। 2023 में जब ये मसौदा दोनों सदनों से भारी बहुमत से, मतलब एक तरफा पारित हुआ, आई थिंक लोकसभा में AIMIM के 2 सांसदों ने खिलाफ वोट किया था, बाकी सबने एक तरफा वोट किया था। उस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बिना तर्क के कंडीशन ला दी थी कि जब तक कि नई जनगणना नहीं होगी तब तक इसको लागू नहीं किया जाएगा। उस समय विपक्ष ने, इवन कांग्रेस के विपक्ष के नेता सदन मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने स्पष्ट बोला था 2024 में आप लागू क्यों नहीं कर रहे हैं। अगर इस चीज को लागू करने की भारतीय जनता पार्टी अब ये नया मसौदा लेके आए, फॉर एग्जाम्पल इसको समझिए, ये क्यों लाना चाह रहा है ताकि ये कानूनी न स्टैंड हो पाए। अपने टुटपंजियों को ये खड़ा कर देंगे, किसी न केस डलवा देंगे कोर्ट में, और ये कानून इस कानून पे वापस में स्टे लग जाएगा। अगर आपको एग्जैक्टली महिला आरक्षण लागू करना था। चलिए सर, अब आपने एक एंगल दिया, मैं उस पे निरंजन जी के पास आता हूँ, फिर मैं उस एंगल पे आऊंगा, उस पे आता हूँ, जवाब दूंगा। हाँ ना, ठीक है निरंजन जी, सत्ता पक्ष और विपक्ष इन दोनों की राजनीति पे, इस मुद्दे पर आपकी टिप्पणी सर। देखिए धर्मराज जी, ऐसा है, मेरा ये मानना है, मेरा ये विचार है कि जिस तरीके से 2030 के अंदर नारी शक्ति वंदन अधिनियम पास हुआ था और उसकी इम्प्लीमेशन की जो तारीख डाली, मतलब आगे उसको समझ लीजिए उसको पेंडेंसी में डाल दिया गया था। आज कहीं ना कहीं अगर उसके ऊपर दोबारा से चर्चा हो रही है तो तमाम राजनीतिक पार्टियों को इसके साथ बैठ करके इसके अंदर जो भी त्रुटि है, इसके अंदर जो भी कमी है, जो भी इसके अंदर सुधार करने की जरूरत है, वो सारी की सारी चीजें बैठ करके और पार्लियामेंट के अंदर इस चीज को तय करनी चाहिए। पहली बात, जिस तरीके से सरकार संशोधन बिल ला रही है, संशोधन बिल का मतलब ये है कि भाई सरकार जिस तरीके से पुनः परिसीमन करवाना चाह रही है और सीटों की संख्या बढ़ाना चाह रही है, तो धर्मराज जी मेरा यह मानना है कि वास्तविकता यह है कि दोनों चीजें अति आवश्यक है। क्योंकि आज जो 542, मैं लोकसभा की बात कर रहा हूं, 542 सांसदों की जो संख्या है, जो प्रतिनिधित्व है इस देश का, वो जब हमारे यहां आप ये मान के चलिए जब 65-67 करोड़ की जनसंख्या हुआ करती थी, उस समय भी 542-543 सांसदों की संख्या होती थी।
यानी कि प्रतिनिधित्व वही था। और आज जब इस देश की जनसंख्या 140 करोड़ हो गई है तो उस अनुपात में मेरे हिसाब से आज उस रिपरिसीमन को अति आवश्यकता है। अगर देश के विकास की बात करें, अगर समाज के कल्याण की बात करें, अगर समाज के अंदर अंत्योदय की बात करें, अगर हम ये बात करें कि जो विकास है वो तालुका स्तर पे, ग्राम स्तर पे पहुंचे, तो इसके अंदर ज्यादा से ज्यादा व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व इसके अंदर सुनिश्चित होना अनिवार्य है। और ज्यादा से ज्यादा प्रतिनिधित्व तब सुनिश्चित होगा जब सांसदों की संख्या बढ़ेगी, विधायकों की संख्या बढ़ेगी। हाँ, ये अलग बात है कि थोड़ा सा हमारे यहाँ जो भी नीति निर्धारण किया गया था हमारे नीति निर्धारकों के द्वारा, उसके बाद में इसको एक सेवा का माध्यम ना बना करके इसको एक, आप ये समझ लीजिए, व्यवसाय का माध्यम। बहुत सारे लोग व्यवसाय के दृष्टिकोण से राजनीति में आते हैं, तो कहीं ना कहीं वो जो उसकी जो परिणति है वो अपने परिणति तक वो फलीभूत नहीं हो पाती। लेकिन फिर भी हम इस चीज की अपेक्षा करते हैं कि भाई जो ज्यादा लोग हैं वो कहीं ना कहीं सेवा भाव से आते हैं, ज्यादा लोग जो है वो कहीं ना कहीं देश के विकास के लिए प्रयासरत रहते हैं। तो मेरा ये मानना है कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम भी अभी जल्द से जल्द, जितना शीघ्र, चाहे 1 वर्ष के अंदर, चाहे 2029 तक, जब तक उसकी कानूनी पेचीदगियां दूर करके और उसको जल्द से जल्द उसको मेरे हिसाब से स्थायी करना चाहिए। और जो डिलिमिटेशन है या यूं कहें कि जो रिपरिसीमन है वो भी अति आवश्यक है। लेकिन वास्तविकता क्या है कि हमारे यहाँ राजनीति के अंदर, देखिए आपको मैं बता रहा हूं कि जिस तरीके से, और विशेषकर जो हमारा एक जो चुनावी राजनीति है या यूं कहेंगे चुनावी लोकतंत्र है, इसके अंदर कहीं ना कहीं वाइस वर्सा एक खेल चलता है कि भाई किसी के लिए कोई, जैसे हमारे यहाँ देसी भाषा में कहावत कही जाती है ना, किसी के लिए माँ बादिर, किसी के लिए स्वादी। माँ की दाढ़ किसी के लिए वायु करती है शरीर में और किसी को स्वाद लगती है। अब अगर मान लीजिए देश का विकास हो, देश के अंदर देश की अगर अर्थव्यवस्था बढ़े, अगर देश की प्रतिष्ठा बढ़े, तो सत्ता पक्ष जो है वो उस चीज का लाभ लेता है और विपक्ष जो है वो उस चीज को ही सोचकर कहीं ना कहीं उसके अंदर समझ लीजिए त्रुटियां निकालने की कोशिश करता है, या उसकी अपेक्षा ये होती है कि भाई इनको इस चीज का लाभ क्यों मिले। तो इसके अंदर उनके बहुत सारे लोग तो इस स्तर पे भी चले जाते हैं कि देश का विकास ही ना हो। तो कहीं ना कहीं मेरा यह मानना है कि किसी भी प्रकार के, रही बात, देखिए आप एक चीज बताइए कि अभी हम चर्चा कर रहे थे, बहुत सारे के सारे विपक्षी जो है इस बात को कहते हैं कि जी हमने सर्वसम्मति से, सबके सहयोग से हमने किया। भाई अगर इतनी ही बात थी तो ये तो 90-92 से चर्चाएं चल रही थी महिला आरक्षण को लेकर के, और उसके बाद में कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकार ने इसका प्रयास भी किया था 2004 के बाद में कि महिला आरक्षण बिल हम लेकर के आए। बाद में वो क्यों अटक गया? अगर मान लीजिए सारे के सारे इतने उदाराम चरित्रवान थे, तो अगर सबके सब नारियों का विकास चाह रहे थे, नारी शक्ति को उनका प्रतिनिधित्व देना चाह रहे थे, 2004 से लेकर 2014 तक वो बिल क्यों नहीं पास हुआ, क्यों नहीं एप्लीकेबल हुआ, क्यों नहीं वो समझ लीजिए उनको उनका प्रतिनिधित्व मिला, क्यों नहीं उनको उनकी भागीदारी मिली महिलाओं को? तो कहीं ना कहीं कोई तो ऐसा है ना जो मानसिक, देखिए एक होती है नीति और एक होती है नियत। अगर वास्तव में किसी चीज की आदमी की नियत है तो नीतियां तो आगे पीछे की जा सकती है धर्मराज जी, उसके अंदर तो लचीलापन अपनाया जा सकता है। क्योंकि मेरा यह मानना है, चाहे कानून हो, चाहे नीतियां हो, चाहे बिल हो, ये सारे के सारे देश की जनता के लिए है, देश की प्रजा के लिए है, ना कि प्रजा बिलों के लिए, प्रजा कानूनों के लिए। तो कहीं ना कहीं अगर पक्ष और विपक्ष इस चीज के अंदर जब सहमति जताते हैं, और थोड़ा सा मुझे कहने में थोड़ा सा वैसे मेरा अधिकार नहीं बनता, लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि मुझे बोलना चाहिए। देखिए जिस तरीके से आजकल मैं देखता हूँ आदेश भारद्वाज जी जब भी डिबेट में आते हैं तो कहीं ना कहीं एक मतलब उनके अंदर एक उग्रता आ जाती है।
मेरा यह मानना है धर्मराज जी कि इस देश का जो प्रजा है उस प्रजा से प्रजातंत्र है। अगर कांग्रेस सरकार को यह लगता है या कांग्रेस पार्टी को यह लगता है कि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी सारे की सारी उद्दंडता कर रही है, सारे के सारे मानदंड खत्म कर रही है, तो कांग्रेस को जनता के बीच में जाकर के जनता को समझाना चाहिए ना। क्योंकि लोकतंत्र बचाने का काम राजनीतिक पार्टियों का नहीं, राजनीतिक पार्टियों का तो प्रतिनिधित्व करने का काम है। लोकतंत्र बचाने का असली काम तो जनता का है। ठीक है सर, ठीक है चुनकर के भेजती है। ठीक है शुभेंदु जी, अब इस मामले में जो सबसे बड़ी आपत्ति है उस पर मैं बात करता हूं। इसमें विपक्ष की सबसे बड़ी आपत्ति क्या है कि उत्तर भारत और दक्षिण भारत के राज्यों के बीच जब डिलिमिटेशन होगा तो जो सीटों की संख्या का गैप होगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी भारतीय जनता पार्टी का जो ज्यादा प्रभाव है उत्तर भारत के राज्यों में है। यानी आपने अगर उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, इन राज्यों में अगर आपने अच्छा परफॉर्म कर लिया तो आप एक लंबी बढ़त ले लेंगे। तो उससे कहीं ना कहीं विपक्ष को लगता है कि ये पॉलिटिकली फायदा लेने के लिए की जा रही है। और जिसका एक बार बार जिक्र आ रहा है कि आज से कई सालों पहले, दशकों पहले हमने एक विचार रखा था कि देश की जनसंख्या कम होनी चाहिए। उस पर दक्षिण भारत के राज्यों ने अच्छा काम किया, जनसंख्या को नियंत्रण में रखा। अब अगर संख्या के आधार पर डिलिमिटेशन होगा तो उनकी तो सीटें कम रह जाएंगी, तो फिर उनको सजा मिल रही है। फिर देखिए, फिर से मैं कहता हूँ पूरे देश में जो संख्या का बढ़ाव हुआ है, इंक्रीज हुआ है, वो ऑलमोस्ट सेम है, साउथ और नॉर्थ। वैभव जी चेक करके आना, कुछ एक क्षेत्रों में कुछ % में इनकरेक्ट। पहला चीज मैं आप बताना आपके बारे में बताना। दूसरा चीज, हम भारत को कई भागों में नहीं बांटना चाहते, उत्तर दक्षिण में नहीं बांटना चाहते, पूर्व पश्चिम में नहीं बांटना चाहते। और मैं तो वैभव जी ये भी कह रहा हूं कि हो सकता है कि 4 मई को हमारी सरकार वहां आ जाए, कांग्रेस की सरकार वेस्ट बंगाल में आ जाए। हो सकता है ना, आप भी मेहनत कर रहे हैं, हम भी मेहनत कर रहे हैं। हो सकता है पंजाब में कांग्रेस आ जाए। तो ये सब चीजें आना जाना लगा रहेगा। पर जब उस समय तय किया गया था आजादी के समय पर कि साउथ में कितनी सीटें होंगी और नॉर्थ में सीटें उतनी होंगी, उस दिन में तो ये विषय आया होगा कि नॉर्थ में सीटें ज्यादा क्यों है। और जब कोई परसेंटेज के हिसाब से बढ़ेगा तो ऑब्वियसली है नॉर्थ ज्यादा बढ़ेगा, साउथ कम बढ़ेगा। मेरा ये कहना है ये बिल्कुल लॉजिक है ही नहीं। आपको कोई चीज पसंद ही नहीं आ रही है कि ये जो सुराही है, इसका जो गला है सुराही का, वो थोड़ा सा और बड़ा होता तो मैं इसमें से खरीद लेता। इस तरीके की चर्चा कर रहे हैं आप। मैं फिर से कहता हूं, आज आदेश जी को साथ बड़े विनम्र निवेदन करता हूं, वैभव जी को बड़े विनम्र निवेदन करता हूं कि इस कानून में जो कमियां हैं उस कमियों को आप बताइए, सदन में चर्चा करिए, उसको अमेंडमेंट करवाइए और फिर पास कर लीजिए, क्या दिक्कत है। पर आप फिर कल क्या करोगे, मैं आज बता दे रहा हूं। फिर कल आप इसको बायकॉट करोगे और छोड़ के चले जाओगे। ये तरीका ठीक नहीं है। आपको जो चाहिए, आपको लगता है इस कानून में, क्योंकि आपने उस कानून में साथ दिया था जब ये पास हो रहा था, आप ये कह के कल को बायकॉट करने वाले हो कि इसका ये समय ठीक नहीं है, ये गलत बात है। आप में क्या क्या चीज चेंज करनी चाहिए, कैसे करना चाहिए, कैसे बैलेंस बनाना चाहिए, इसको आप यदि कल वहां बोलोगे तो जनता सुनेगी और आपकी बात समझेगी। चलिए वैभव, मैं एक मिनट दीजिए, मैं आता हूं। तो देखिए, जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे हैं ना, आज उसी मामले को लेकर दिल्ली में एक बैठक हुई है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, जिसमें महिला आरक्षण बिल और परिसीमन जैसे मुद्दों पर चर्चा की गई है। बैठक के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सभी दल महिला आरक्षण के विरोध में नहीं है, लेकिन इसे बिना परिसीमन और बगैर किसी बदलाव के लागू किया जाना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार इस मुद्दे का इस्तेमाल राजनीतिक लाभ के लिए कर रही है। इंडिया गठबंधन ने यह भी साफ किया कि यह परिसीमन के खिलाफ है और इस पर संसद में संयुक्त रूप से विरोध दर्ज कराया जाएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि चुनाव के बीच संसद सत्र बुलाना लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित कर सकता है, इसका विरोध होगा। बैठक में सभी दलों ने आगे की रणनीति पर चर्चा की है और साझा रूप से सरकार के रुख का विरोध करने पर सहमति जताई है। तो ये अपडेट है आज इंडिया गठबंधन की बैठक का।
I can say that we all are in favor of women's reservation bill. But the way in which they have brought, for that we have got reservations, and it is politically motivated, just to trap and suppress the opposition parties. The government is doing like this, and unitedly we have decided, and we'll oppose this bill. But I want to tell you, we are not against the reservation. The way in which they have put in the bill, whether it is delimitation, whether they have not even cleared census and almost all powers of the Constitution, the executive is taking, and mostly चलिए एक बार फिर से अपनी चर्चा की तरफ लौटते हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस अध्यक्ष, उनको आप सुन रहे थे, जिसमें उन्होंने स्पष्ट किया कि महिला आरक्षण के हम खिलाफ नहीं हैं, लेकिन उसके स्वरूप को लेकर जरूर उन्होंने बात कही है और कहा है कि विपक्ष जो इंडिया गठबंधन की छतरी के नीचे हैं वो इसका विरोध करेंगे। वैभव, बताइए क्या आपका तर्क था? जी धनराज जी, मैं ये कह रहा था पहली चीज कि इन लोगों ने जब ये बात कही कि विपक्ष क्यों नहीं डिस्कस कर रहा है, विपक्ष क्या कर रहा है, तो विपक्ष ने तो 2023 में आपका साथ दिया था। अगर आपके मन में कोई चोर नहीं था, खोट नहीं था, आपने 2024 में क्यों नहीं लागू किया? पहला सवाल। दूसरी चीज, अगर आपने अपने बिल जो बिल प्रस्तुत किया गया था, जिसमें आपने कंडीशन लगाई थी कि बिना किसी वजह से कि जब ये बिल तभी लागू होगा जब नया सेंसस का डेटा अवेलेबल होगा, आपने जो ये बिल प्रस्तुत किया है, जो विमेन रिजर्वेशन के नारी बंधन बिल, मतलब नारी बंधन कहने की ऑडोसिटी बची हुई है भारतीय जनता पार्टी में, जब आपके पास ब्रिजभूषण और कुलदीप सेंगर जैसे लोग हों। लेकिन चलिए मान भी लेते हैं, आप बड़ा नारी बंधन की बात करते हैं, तो नारी बंधन बिल जो आप लेकर आए, इसमें आपने डिलिमिटेशन सेंसस की बात क्यों की? आपको पता है कि ये बिल चैलेंज किसी भी तरह से अगर होता है तो इसके बड़े प्रबल संभावना है कि ये सुप्रीम कोर्ट में इसके रिवर्स डिसीजन आ सकते हैं। आपने पहली प्राइमरी इस तरह के बिल प्रस्तुत करने की जरूरत क्या है? आपके पास इतनी, सबसे पहले ये समझने की जरूरत है आपके पास हड़बड़ी क्यों है? आपके पास लेटेस्ट सेंसस का डेटा आ जाने दीजिए, कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम सब सपोर्ट करेंगे। किया था ना आपको 2023। अगर हमारी मंशा विपक्ष की, और मैं खासतौर से आम आदमी पार्टी की बात कर रहा हूँ, आम आदमी पार्टी ने बहुत कैटेगोरिकली इस बिल को वी आर द फ्लैग बेयरर। हम वो पार्टी हैं जिसके साथ आतिशी जैसे ताकतवर नेता है, कद्दावर नेता है, जो दिल्ली के सीएम बने। आपकी तरह नहीं है कि वसुंधरा राजे को मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया, फेंक दिया। एक लीडर नहीं है चेहरा आपके पास दिखाने के लिए कि आपने किसको, महिलाओं के नाम पे किसको आगे बढ़ाया है। हम मानते हैं कि महिला आरक्षण बहुत जरूरी है, लेकिन आप इस तरह के फैक्चुअली इनकरेक्ट डेटा और फैक्चुअली इनकरेक्ट प्रोसेस, ये दोनों चीजों के ऊपर हमारा कड़ा आपसे गतिरोध है कि इसके बेसिस पे आपको हड़बड़ी क्यों है? या तो आप 2024 में लागू कर देते, क्यों नहीं लागू किया? तब तो विपक्ष आपकी वाहवाही कर देता, हम भी नरेंद्र मोदी जी की ताली बजा देते, क्यों नहीं लागू किया? और अब लेकर आए हैं, तो आप जानते हैं इसमें जो गतिरोध होगा। ठीक है बाबा, आप भी आदेश जी इस बात से सहमत है कि ये मामला कोर्ट तक पहुंचेगा? धर्मराज जी, हमने तो अपना पक्ष, बीजेपी वाले ही लेकर जाएंगे, मैं बता दूं आपको। हाँ आदेश जी बोलिए। कानून लाएंगे और हम लेके जाएंगे। 2-4 बीजेपी वालों ने खड़े कर रखे हैं कि हम यहाँ से कानून भेजें, इधर से तुम केस कर देना, ऐसे खड़े कर रखे हैं बीजेपी। बोलिए आदेश जी। ठीक है, हो गया बाबू। हाँ देखिए, क्या हमारे, आपको तो वकील की भी जरूरत नहीं है, खुद ही खड़े हो जाते हो। आपका समर्थन करता हूँ। हम तो संविधान में बिलीव करते हैं। चलिए ठीक है, हो गया। आदेश जी सुन रहे थे, आदेश जी को बोलने दीजिए। हाँ बोलिए सर। कि चर्चा करना चाहते हैं अवस्थी जी। 2004 से 2009 तक 64% बिल स्टैंडिंग कमेटी को जाते थे। 2009 से 2014 तक वो बढ़ के 76% हुआ, और पिछले साल 2019 से 2024 की लोकसभा में 16% बिल स्टैंडिंग कमेटी को दिए गए हैं। एक भी जेपीसी इस भारत सरकार ने किसी भी इशू पे नहीं बनाई। हमने जब भी कोई विवाद होता था ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बनाते थे,
फेयर ट्रायल होता था, सबके पक्ष आते थे और कोशिश करते थे कि जो हमारा ध्येय है वही ध्येय विपक्ष के लोगों का होता है, तो क्यों ना इस पर और ज्यादा चर्चा कर ली जाए। लेकिन आज ये मापदंड खत्म हो गए हैं भारतीय जनता पार्लियामेंट के अंदर। और धर्मराज जी, बहुत ही अच्छे विषय पे आप चर्चा करा रहे हैं। छोटा सा उदाहरण जिस तरह सुराई का अवस्थी जी ने दिया, मैं दिल्ली का उदाहरण आपको देता हूं। दिल्ली के अंदर नगर निगम है, जब हमारी कांग्रेस की सरकार थी 3 कमेटियां बनी और तीनों कमेटी की रिकमेंडेशन थी, अलग अलग तरह के कुछ रिकमेंडेशन थी, लेकिन कुछ चीजें वही थी कि 25,000 लोगों के ऊपर एक कॉरपोरेशन बननी चाहिए, कॉरपोरेशन का साइज बढ़ाना करके छोटा करना चाहिए, ये रिकमेंडेशन थी। हमने 272 सीटें बनाई और 50,000 पे बनाई, 25,000 पे नहीं बन पाई हमारे से। लेकिन जब आदरणीय अमित शाह जी और मोदी जी की सरकार आ गई तो 1 साल चुनाव लेट कराया और 272 की संख्या को घटा के 250 कर दिया। और किस तरह से कॉरपोरेशन का डिलिमिटेशन किया, ये राज्य सरकार को अधिकार है, लेकिन उसको होम मिनिस्ट्री के थ्रू चलाया गया और सीटें इस तरह से डिजाइन की गई कि जो अगर कहोगे तो कभी उदाहरण रूप आपके सामने रख दूंगा। तो ये किसी के रिकमेंडेशन नहीं मानते, सारे एक्सपर्ट इनके आगे फेल हैं, सारे विद्वान फेल हैं। जो इनके दिमाग में सपना आ जाए नोटबंदी का, रात को 8 बजे लागू कर देंगे, 12 लागू हो जाएगा। लॉकडाउन का रात को 12 बजे आ जाएगा तो रात 8 बजे अनाउंस कर देंगे, 12 बजे लागू हो जाएगा। मैं मेरठ से दिल्ली में नहीं आ सकता, मुझे जितने दिन लॉकडाउन रहेगा मेरठ में रहना पड़ेगा, क्योंकि मैं तो अपने मामा के, ताई के, बुआ के चला गया था। अब लॉकडाउन लग गया तो पोदार जी ऐसी सरकारें जो है वो तानाशाही चला सकते हैं। अदरवाइज भारत की कैबिनेट को डिजाइन किया गया है, प्रधानमंत्री सिर्फ चेयर के रूप में एड्रेस कर सकते हैं उसको, जो कैबिनेट फैसला लेती है वो फैसला पूरे देश में लगता है। अगर प्रधानमंत्री जी कैबिनेट के 80 लोगों को बुला के बात करते, कोई एक व्यक्ति तो धर्मराज जी वहां कहता कि मेरा बेटा बेंगलोर गया हुआ, प्रधानमंत्री जी इतना समय दे दो ताकि मैं उसको दिल्ली बुला लूं, मेरा बेटा मेरठ गया हुआ है, प्रधानमंत्री जी इतना समय तो दे दो। चलिए सर, समय कम है। अब निरंजन जी एक बात बताइए, सीधा सवाल, क्या इस ये इशू आप कोर्ट कचहरी में जाते हुए देख रहे हैं और क्या ये संसद से पारित हो जाएगा, ये जो अमेंडमेंट है? देखिए धर्मराज जी, मेरा ये मानना है कि जिस तरीके से पिछले लगभग समझ लीजिए 15-20 वर्षों से भारतीय राजनीति के अंदर, या यूं कहें कि चुनावी राजनीति के अंदर महिलाओं की जो भागीदारी बढ़ी है, मैं बात कर रहा हूं वोटिंग की, और वोटिंग के अंदर जिस तरीके से आज की तारीख में महिलाएं मेरे हिसाब से पुरुषों से ज्यादा राजनीतिक रूप से जागरूकता दिखा रही हैं, तो इसको लेकर के कहीं ना कहीं तमाम राजनीतिक दल हैं, ये उनकी मजबूरी होगी, चाहे अनचाहे, चाहे कोई इसके पक्ष में सोचे चाहे इसके पक्ष में ना सोचे, लेकिन अगर उसको अपनी राजनीति जिंदा रखनी है, अगर उसको अपना राजनीतिक नफा नुकसान देख करके चलना है, तो उसको इसके खिलाफ में आने से अब मेरे हिसाब से वो बचेगा। ये 2008-2007 वाला भारत नहीं है, महिलाओं के हिसाब से बोल रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात जो आपने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में, देखिए निश्चित रूप से भारत के अंदर अगर आप फ्लाईओवर भी बनाते हैं तो उसके लिए भी याचिकाएं डलती है, उसके लिए भी कंप्लेंट डलती है। बल्कि मैं तो कह रहा हूं कि आप पौधारोपण भी करते हैं तो बहुत सारे लोग उसके अंदर भी आपको अड़चन लगाने वाले आ जाते हैं। यहां पौधा क्यों लगा रहे हो, वहां पौधा क्यों नहीं लगा रहे, ये मेरे घर के सामने आ रहा है, ये मेरी दुकान के सामने आ रहा है। धर्मराज जी, यहाँ पे आप ये सोचो कि 100% कोई चीज बिना किसी अपवाद के। निरंजन जी, मुझे आप ये बताओ कि अगर ये कोर्ट जाता है तो 2 चीजें होती है, एक तो कोर्ट इसमें देख लेता है मेरिट है नहीं मेरिट है, उसको तुरंत नहीं पहले ये चीज धर्मराज जी, इस चीज के ऊपर निर्भर करेगी सरकार की जो तकनीकी है वो क्या एप्लीकेबल रहती है सर, क्योंकि संसद के अंदर जिस तकनीक से बिल संशोधित किए जाते हैं, अगर वो तकनीक अपनाई गई तो कोर्ट उसी चीज के ऊपर निर्णय करेगी जो चीज गैर संवैधानिक होगी। और अगर संवैधानिक प्रक्रिया का पूरी तरह पालन किया तो कोर्टें भी आज की तारीख में, ऐसा नहीं है कि किसी को खुश करने के लिए या किसी को नाराज करने के लिए कोर्टें अपने निर्णय करती है, पहली बात। दूसरी बात, देखिए मुझे बोलना थोड़ा सा इसलिए जरूरत है क्योंकि अभी आदेश जी ने शायद मेरी बात को बुरा माना। आदेश जी, जिस सरकार की आप बात कर रहे हैं 2004 से लेकर 2014 मनमोहन सिंह जी की सरकार, अगर मैं एक बात कहूं कि हमारे यहां कहा जाता है कि समर्थ को नहीं दोष घुसाई,
भाई सीधी सी बात है। देखिए, विवश सरकार और अपयश, विवश सरकार और शक्तिशाली सरकार, इन चीजों का फर्क होता है। अन्यथा आपने देखा होगा कि जब प्रधानमंत्री शक्तिशाली थी, जब आपकी नेत्री शक्तिशाली थी, तो रातों रात इस देश के ऊपर इमरजेंसी एप्लीकेबल हो गई थी उनके विरुद्ध निर्णय आने पे। और जो आप इससे पहले कह रहे थे कि राज्यों को कमजोर किया जा रहा, धर्मराज जी 52 साल के कांग्रेस के शासनकाल में इस देश के ऊपर 356 जो धारा 356 182 बार एप्लीकेबल की गई है। 182 राज्यों की सरकारें रातों रात गिरा दी गई। आप मुझे बताइए, उत्तर प्रदेश के अंदर, अयोध्या के अंदर बाबरी ढांचा टूटता है, लेकिन सरकार हिमाचल की अपदस्थ होती है, सरकार राजस्थान की गिराई जाती है, सरकार मध्य प्रदेश की गिराई जाती है। उसका क्या मतलब था? लेकिन वास्तविकता क्या है कि आज जब उन्हीं नियमों से सर छोड़िए, अब मैं ये बताइए, क्या वर्तमान परिस्थिति में आप 29 में महिला आरक्षण लागू होते देख रहे हैं? और दूसरा, क्या सीटों की संख्या बढ़ जाएगी 2029 में ही? बढ़ना तो है, ये तो तय है। क्या 29 में सरकार करवा लेगी या ये मामला कोर्ट कचहरी में 2-4 साल खींचेगा? जल्दी से। देखिए धर्मराज जी, ऐसा है, राजनीतिक दलों की और राजनीतिक लोगों की नीति और नीयत के बारे में कभी भी कुछ कहा नहीं जा सकता। संदेह इसलिए होता है क्योंकि अगर वास्तव में भारतीय जनता पार्टी इस चीज के लिए निश्चित रूप से ईमानदार थी, तो मुझे एक बात बताइए, जिस दिन इनके मन में महिलाओं को आरक्षण देने का ख्याल आया, उस दिन से तमाम राज्यों की विधानसभा के अंदर इन्होंने अपने यहाँ 33% टिकटें क्यों नहीं बांट दी? लोकसभा के अंदर अपने यहाँ 33% टिकटें क्यों नहीं बांट दी? लेकिन इसके अंदर देखिए, इस चीज का मैं निर्णय नहीं कर सकता कि इनकी नीति। चलिए ठीक है, आदेश जी जल्दी से, सर समय नहीं है, आदेश जी जल्दी से। मैं सिर्फ पोद्दार साहब को एक किताब दिखा रहा हूं, संविधान की इमरजेंसी लगाने का। इसके अंदर प्रोविजन था, राष्ट्रपति जी से हस्ताक्षर हुए थे और आरएसएस ने इमरजेंसी का समर्थन किया था। पोद्दार साहब, आरएसएस ने देश में इमरजेंसी का समर्थन किया था। बहुत सारे ठीक है, जल्दी पोद्दार साहब, समय नहीं, जल्दी से। धर्मराज जी, पहली बात तो ये है कि जब आरएसएस ने समर्थन किया, आज आप आरएसएस की मुखालफत करते हैं, मतलब आपने आरएसएस का समर्थन लिया, पहली बात। दूसरी बात, संविधान के अंदर जहर को पानी की तरह पिया। चलिए ठीक है, शुभेंदु भाई जल्दी से 10 सेकंड में, क्या ये कानून अमेंडमेंट हो जाएगा इसमें 3 दिन में? 18 तारीख को खुशखबरी आप लोगों के लिए होगी? पक्का होगी, बिल्कुल पक्का होगी। और ईश्वर ने चाहा तो इस देश में अंदर जो मातृवंदन है वो सबका जरूर होगा। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी माहौल गर्म है, अभी कई दिनों तक इसी मामले पर बात होगी, फिर बुला लूंगा आप लोगों को इसी मामले पर बात करने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ आदेश जी, ठीक है सर, अभी रुक जाइए, अभी अगला 10-15 दिन तो इसी मामले पे बात होगा सर। इस मामले पे भी खूब बात होगी, अलग अलग इशू को लेके। बहुत बहुत शुक्रिया शुभेंदु जी आपका, वैभव आपका भी बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आदेश जी आपका भी बहुत शुक्रिया, निरंजन पोद्दार जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने वक्त निकाला। छोटे से ब्रेक रोकेंगे, ज्यादा